Hello guys, welcome back to yet another video. In this video, I am going to talk about the Ponzi scam. आप लोगों में से कई लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि आप इतना पैसा इस स्कीम में डालिए, आपको डबल मिल जाएगा 25 दिनों बाद या 1 महीने बाद, या फिर आप टीम मेंबर्स जोड़िए, फिर उसके बाद आपको इनकम होगी कमीशन बेसिस पर। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसको पोंजी स्कीम क्यों बोलते हैं। द ईयर 1920 में यूएसए में एक व्यक्ति चार्ल्स पोंजी नाम के व्यक्ति हुए जिन्होंने इस स्कैम को अंजाम दिया था पहली बार। उन्होंने इसको अंजाम इस तरीके से दिया था कि इसमें उन्होंने पहले टीम मेंबर जोड़े, पहले एक आदमी को जोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे आदमी को जोड़ा। उनको ये बोलकर इस स्कीम में शामिल किया गया कि आप इसमें पैसे लगाइए और आपको 1 महीने बाद हम इतना डबल देंगे इसका करके। तो वहां से पोंजी स्कीम की शुरुआत हुई 1920 से आज तक ये चला आ रहा है। बेसिकली पोंजी स्कीम में होता क्या है, कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है कि आप सपोज कीजिए कि इसमें 10,000 रुपये आपने डाले हैं। वो कहेगा आपसे कि इसमें 10,000 रुपये डालिए, मैं इसको 30 दिन में 20,000 करके दूंगा। पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा, फिर आपको वो प्रूफ दिखाएगा, बातें बताएगा, फिर थोड़ी देर बाद आपको जब विश्वास हो जाएगा तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। पहली दफा तो आपको जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो तो मिल जाएगा, उसी के साथ जब आपको पैसा मिल जाएगा तो आप दूसरे लोगों को बताएंगे। जब इसमें टीम मेंबर बढ़ते जाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती जाएगी, तब उसके पास वापस करने के लिए पैसे नहीं बचे, क्योंकि वो किसी कंपनी में तो पैसे लगा नहीं रहा है या तो कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहा है। अब जब प्रोडक्ट नहीं बना रहा है या किसी कंपनी में लगाया नहीं है तो उसके पास इनकम आएगी कहाँ से जो डबल करके देगा, फिर इसी के साथ वो पैसे लेके भाग जाएगा। तो इस स्कैम को बोलते हैं पोंजी स्कैम, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। कई लोग आपको इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे बताते हुए मिल जाएंगे कि आप 3 लोग को जोड़िए, आपकी इनकम डबल हो जाएगी, आपको कमीशन मिलेगा। तो इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भी एक पूंजी स्कीम का ही तरीका है। इसमें आपको पहले वो लुक्रेटिव बेनिफिट दिखाएंगे कि आपको इतना मिलेगा, फिर उसके बाद आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। इसी के चलते ईडी ने वेस्ट बंगाल मुंबई में लगभग 2,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा है। इसी के साथ ईडी ने यह भी बोला कि जो ये स्कैम है इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और इसमें लोग फंसते चले जाते हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज के हों या फिर रूरल एरियाज के हों। पोंजी स्कीम शुरू करने के लिए एक व्यक्ति भी इस स्कीम को शुरू कर सकता है। आप पहले एक व्यक्ति होंगे, फिर उसके बाद आपके पास टीम खड़ी हो जाएगी, जोड़ते जोड़ते मेंबर जोड़ते जोड़ते, फिर उसके बाद आप उसका पैसे लेके भाग जाएंगे। ऐसा होता है पोंजी स्कीम में। तो ऐसा इन्वेस्ट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट जांच कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो ऐसे किसी के पास जाना ठीक नहीं है और आप चाहेंगे भी नहीं। तो इन्वेस्ट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए और अपनी रिसर्च खुद से अपने रिसर्च जरूर कीजिए जिस भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू yet another वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिया रिजेक्ट्स द 300 बिलियन डील इन अजरबैजान एट COP29। और दूसरी खबर ये हुई कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा था उसमें विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी बना ली है और इसी के साथ इंडिया पहला टेस्ट जीत भी चुका है। इसीलिए विराट कोहली को टेस्ट रन मशीन कहा जाता है। कोई अगर फैन है विराट कोहली का तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। P29 में जो अजरबैजान में हो रही थी, UNFCCC की जो एक समिट थी, फंड फॉर क्लाइमेट के लिए एक फंड बनाया गया था। ये फंड 2009 में बनाया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल कुछ फंड देंगी, जिससे वो डेवलपिंग कंट्रीज क्लाइमेट चेंज जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उनसे लड़ सके। तो इसी के चलते अजरबैजान में जो समिट COP29 हो रही थी उसमें UNFCCC के द्वारा $300 बिलियन की डील रखी गई थी, जिसको इंडिया ने पूरे तरह से नकार दिया है और बोला है कि जो ये डील है ये हमें स्वीकार नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर कंट्री को जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको $1.3 ट्रिलियन पर ईयर मिलेगा, जिससे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो अपने क्लाइमेट चेंज जैसी जो घटनाएं हैं उनसे लड़ सके। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, इंडिया ने इसी के साथ और ये बोला कि जो जो टेम्परेचर बढ़ा है, जो पोल्यूशन हुआ है, ये जो क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि प्री इंडस्ट्रियल एरा से ये होता चला आ रहा है और उस टाइम पे इंडिया के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ है जिससे इंडिया इसका जिम्मेदार हो। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। इसके साथ इंडिया को अफ्रीकन यूनियन, बोलीविया जैसे देशों ने इंडिया को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो भी डील होती है वो ट्रस्ट पर चलती है और यहाँ पर यूएनएससीसी जो बॉडी है वो ट्रस्ट को खो दे रही है। उसके बीच ट्रस्ट नहीं बचा है और अब डेवलपिंग वर्ल्ड उन पर ट्रस्ट नहीं करते। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बढ़ते एयर पोल्यूशन के बारे में। डे बाय डे एयर क्वालिटी हमेशा ख़राब होती जा रही है और जहरीली होती चली जा रही है और लोगों का जीना हराम होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन के बारे में आपने, हम सब ने कई बार सुना भी है, पढ़ा भी है और इसके लिए पिछले 7 सालों से हमारी गवर्नमेंट्स या दिल्ली सरकार बहुत सारे कदम उठा भी रही है, लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं किया जा सका अभी तक।
एयर पॉल्यूशन भी दो तरह का होता है, एक आउटडोर और एक इंडोर पॉल्यूशन होता है। आउटडोर पॉल्यूशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, जहरीली गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मेटल पार्टिकल्स हो गए। और एक इंडोर होता है। एयर पोल्यूशन हर साल अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के महीने में बढ़ने लगता है। इसका कारण ये होता है कि इस समय जो आसपास के एरियाज़ हैं उसमें ट्राली का जलना, दिवाली का त्यौहार होता है उसमें पटाखे फोड़े जाते हैं, उसका धुआं, इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो व्हीकल्स रन होती हैं उनसे जो पोल्यूशन निकलते हैं उसका वेस्ट है, जिसकी वजह से एयर और जहरीली होती चली जाती है। इसमें एक तो होता है PM10 और एक होता है PM2.5। PM10 को तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पानी का छिड़काव करके, अन्य जो आर्टिफिशियल तरीके हैं जैसे आर्टिफिशियल रेन करवा के, इन सब चीज़ों को यूज़ करके PM10 को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन PM2.5 को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि वो सीधा सांस जो आदमी लेता है उसके शरीर में चले जाते हैं। जो भी ऐसी हवा में सांस लेता है फिर उसको लंग कैंसर, हार्ट डिसीज़ और भी अन्य बीमारियां होती चली जाती हैं। खतरा तब और बढ़ जाता है जब एक प्रेग्नेंट वूमेन भी इस जहरीली हवा में सांस लेती है। इससे उसके बच्चे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वो जन्म से ही ब्रीथिंग प्रॉब्लम से गुजरता रहता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बच्चे का अगर ऐसी हवा रही तो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जो पॉल्यूशन की समस्या है, एयर पॉल्यूशन की जो समस्या है दिल्ली में, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ अहम कदम उठाने चाहिए जिससे ये पॉल्यूशन कम किया जा सके। और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न दिए गए हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, BPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी बोला गया है आर्टिकल 48 के अंतर्गत कि जो हमारा पर्यावरण है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। और ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको एक हेल्थी इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो एक हेल्थी लाइफ जी सकें। आगे का आप इस वीडियो में देखिए, फिर आगे बात करते हैं इस पर। एक और खतरनाक तत्व है जिसे ब्लैक कार्बन कहते हैं। पर्यावरण पर लिखने वाले पत्रकार चेतन भट्टाचार्य जी ने हमारे लिए लिखा है कि नई रिसर्च से हमें यह पता चल चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ब्लैक कार्बन जैसी चीज का पर्यावरण पर और भी बुरा असर पड़ रहा है। इसका ग्लोबल वार्मिंग पर और भी असर पड़ता है। जब यह बर्फ और ग्लेशियर पर जाकर जम जाता है तो बर्फ पिघलने लग जाती है जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ब्लैक कार्बन से बादलों की संरचना और बारिश होने के पैटर्न पर भी बुरा असर पड़ता है। ब्लैक कार्बन को अंग्रेजी में सूट कहते हैं। इसके उत्सर्जन की इन तस्वीरों के सहारे हम बस अपनी बात कहना चाहते हैं। ब्लैक कार्बन आपके शरीर के अंदर भीतर तक घुस जाता है, फेफड़ों में जम जाता है और निकलता नहीं। इसके बाद यह फेफड़ों में कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। हम इसे लेकर कितना कम जानते हैं। यह BP, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है। जिनके पास पैसा होता है या जो सक्षम होते हैं तो वो दिल्ली से मूव कर जाते हैं अन्य शहरों में, पर यहाँ से मूव करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है, क्योंकि हर कोई यहाँ से मूव नहीं कर सकता। कुछ को काम के सिलसिले में यहाँ रुकना पड़ता है और कुछ तो 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ से जाना मुश्किल हो जाता है। पर जो यहाँ से जाने वाले हैं वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि आसपास के जो शहर हैं जैसे नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, गाज़ियाबाद हो गया और हरियाणा जैसे जो शहर हैं उनकी भी एयर क्वालिटी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, वो भी पुअर क्वालिटी ही है। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये आज की लिस्ट है। इसमें दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड हैं। इतनी जहरीली हवा है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो WHO ने आंकड़ा एक दिया था जिसमें बोला था कि 99% जो पीपल हैं वो किसी न किसी प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट या पॉल्यूटेड एयर ही ब्रीथ करते हैं। ऐसा जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा देखा गया है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ आते हैं। और इंडिया वर्ल्ड की वर्स्ट कंट्रीज़ में आता है जो कुछ पॉल्यूशन के मामले में। सबसे पहले बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, जो कि इंडिया 3rd नंबर पर है। तो ऐसी स्थिति में हमारी गवर्नमेंट या जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं? हमारी सरकारों को या हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको आगे आकर कुछ अहम फैसले और अहम कदम उठाने चाहिए जिससे एयर क्वालिटी को दुरुस्त किया जा सके। इसको कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें और आप सबको साथ में आना होगा ताकि जो एयर पोल्यूशन जैसी समस्याएं हैं इसको कंट्रोल किया जा सके। हमें प्लास्टिक का यूज़ बंद करना होगा, बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें। गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि जो एयर पोल्यूशन है इसको कंट्रोल किया जा सके। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।